उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किए जाने पर मुजफ्फरनगर में हंगामा हो गया। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताए जाने के विरोध में राजपूत समुदाय के कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया और अपना विरोध जताने के लिए सड़क जैम कर हंगामा करने लगे। पुलिस के समझाने पर जब ये लोग नहीं माने तो उसे लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के इस एक्शन से वहां भगदड़ मच गई और लोग पिटाई से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जो पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के डंडों से बचने के लिए गन्ने के खेतों की ओर भागते नजर आए। मगर इस हंगामे और लाठीचार्ज से पहले राजपूत समुदाय के इन लोगों ने सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताए जाने का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दी। इस बात की जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले इन्हें समझाने पहुंचे, मगर कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं हुआ। देखते ही देखते वहां माहौल काफी गर्मा गया और पुलिस से इनकी बहस शुरू हो गई। बताया गया कि इसी बीच प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव कर रहे हैं। ये लोग इस बात पर अड़े थे कि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, जिस पर प्रशासन ने इनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विरोध पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और अनावश्यक रूप से यहाँ पे सड़क पे बैठे थे वो लोग। इस प्रदर्शन की वजह से वहाँ कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक जैम हो गया। हालांकि जब पुलिस की कार्रवाई के बाद ये लोग सड़क से हटे, तब जाकर जैम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जाति को लेकर छिड़े विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी में 9वीं सदी के राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण कर दिया। इसे गुर्जर समुदाय के वोट साधने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। लेकिन विवाद तब शुरू हो गया था जब राजपूत समुदाय के कुछ संगठनों ने सम्राट मिहिर भोज के राजपूत होने का दावा कर दिया। लेकिन विवादों के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण कर दिया, लेकिन मंच से उन्होंने मिहिर भोज की जाति का जिक्र नहीं किया। सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें जातियों के बंधन से दूर रखने की अपील कर दी। महापुरुषों को याद करना कि कभी भी हमें महापुरुषों को जातीय सीमाओं में कैद करने की बजाय राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। हालांकि सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के नीचे जो शिलापट लिखा गया, उससे किसी ने गुर्जर शब्द को हटा दिया, जिसके बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बिना देर किए गुर्जर शब्द का एक स्टिकर बोर्ड पर फिर से लगा दिया। सौभाग्य की एक बात है कि राजा मिहिर भोज ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की नींव रखी थी, लेकिन पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजा भोज की मूर्ति लगी, जिसमें उनको गुर्जर राजा बताए जाने पर राजपूत समुदाय के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। और इसी बीच यूपी के नोएडा में राजा मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट बताते हुए उनकी मूर्ति लगाने के फैसले पर भी वैसा ही विवाद छिड़ा, जिसे दोनों समुदायों के बीच बातचीत से सुलझा लिया गया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी झंझट के राजा भोज की मूर्ति का अनावरण कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई, जैसा पहले से तय था। सारी रस्में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाघंबरी मठ में हुई। 2 दिन पहले महंत का शव उनके कमरे से मिला था और साथ ही मिला था 12 पन्नों का सुसाइड नोट, जिसके आधार पर उनकी खुदकुशी की अबूझ पहेली सुलझाने की कोशिश हो रही। इस बीच उन्हें उन्हीं के मठ में भू समाधि दे दी गई। और साधु संतों की भीड़ के बीच महंत अनंत यात्रा पर चले गए। उन्हें उनकी अंतिम इच्छा के हिसाब से बाघंबरी मठ में नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी गई और सिद्धासन की मुद्रा में बिठाया गया। ये मुद्रा योग की एक मुद्रा होती है और भू समाधि लेने वाले संत ज्यादातर इसी मुद्रा में बैठते हैं। महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई यानी उनकी भू समाधि दी गई और ये भू समाधि सिद्धासन में दी गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो गुफा है वो सिद्धासन के तौर पर है, जहां उन्हें योग की मुद्रा में बैठाया गया था। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि देते समय सारी विधियां हुई और वहां मौजूद संतों ने मंत्र पढ़े। इस दौरान वहां संतों की इतनी भीड़ जुटी कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची। कुछ संत समाधि के लिए बनाई गई गुफा में उतरे और जो नहीं उतर पाए उन्होंने ऊपर से ही नरेंद्र गिरी की एक झलक पाने की कोशिश की। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा भी निकली और उनके पार्थिव शरीर को संगम किनारे ले जाया गया। कहा जाता है महंत नरेंद्र गिरी अक्सर संगम किनारे जाते थे और स्नान करते थे। इसी वजह से उन्हें संगम किनारे अंतिम स्नान करवाया गया। इससे पहले बाघंबरी मठ से संगम तक धूमधाम से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा में उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे बलबीर गिरी
और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। ये अंतिम यात्रा ढोल बजाते हुए निकली। फूलों से सजी गाड़ी में महंत का पार्थिव शरीर रखा गया, जिसके साथ ढेरों लोग चलते रहे। ये यात्रा जहां जहां से गुजरी, महंत के सम्मान में लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा, शव यात्रा प्रयागराज की सड़कों से निकल रही है। संगम किनारे अंतिम स्नान के बाद महंत को वापस मठ लाया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भू समाधि देने से पहले उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। और खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से हुई। पता चला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि महंत नरेंद्र गिरी के गले पर वी का निशान मिला था और माना जा रहा है कि यह निशान रस्सी का फंदा कसने की वजह से बना। सूत्रों का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महंत की मौत का कारण दम घुटना बताया गया। पोस्टमार्टम के बाद महंत का विसरा सुरक्षित रख लिया गया। विसरा मतलब उनके शरीर के कुछ अंगों जैसे फेफड़ों, आंत, किडनी, ब्रेन, लिवर और ब्लड के सैंपल। आमतौर पर जब किसी शख्स की मौत संदिग्ध हालात में हो तो उसका विसरा सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसकी केमिकल जांच से मौत की असल वजह पता लगाने की कोशिश होती है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए भी यह तरीका अपनाया गया। वैसे खबर है कि एसआईटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही और इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अहम सबूत बना सकती। यही नहीं, वो आनंद गिरी और आद्या तिवारी से सच उगलवाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही। महंत सुसाइड केस के इन दोनों आरोपियों को प्रयागराज की जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद अदालत से बाहर निकले आनंद गिरी के चेहरे की हवाइयां उड़ी दिखी। वैसे उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके चेहरे पर घबराहट नजर ना आए और हाथ हिलाकर दिखाना चाहा कि सब ठीक है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में आनंद गिरी को जिला अदालत प्रयागराज से यहाँ पर पुलिस लेकर आती हुई इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले जब आनंद गिरी और आद्या तिवारी को प्रयागराज की जिला अदालत लाया गया तो पुलिस के लिए उन्हें आगे लेकर बढ़ना मुश्किल हो गया। एक तो मीडिया का जमावड़ा, दूसरा इस हाई प्रोफाइल केस की वजह से उमड़ी भीड़। पुलिस वालों के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना टेढ़ी खीर साबित हुआ। इस दौरान मीडिया ने कोशिश की आनंद गिरी कुछ बोलें, लेकिन उनके होठ सिले रहे और हाथ हवा में हिलता रहा, मानो वो ये जता रहे हों कि इस मामले से उनका कुछ लेना देना नहीं है। आनंद जी क्या कहेंगे? लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन्हें सुनकर लगता है कि पुलिस आनंद गिरी के साथ सख्त है और अदालत में पेशी से पहले उनसे कई घंटे पूछताछ हुई। हरिद्वार से लाने के बाद आनंद गिरी को प्रयागराज में पुलिस लाइन में रखा गया था और खबर है कि वहां उनसे 1-2 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे तक सवाल पूछे गए। खबर है कि आनंद गिरी से अलग अलग अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से सवाल जवाब किया और उन्हें वो सुसाइड नोट भी दिखाया, जिसमें महंत ने अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को बताया था। लेकिन पता चला है कि आनंद गिरी हर सवाल के जवाब में सिर्फ यही बोलते रहे कि महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी नहीं कर सकते और यह पूरा मामला एक साजिश है। यही नहीं, खबर है कि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और दावा करते रहे कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। मतलब यह कि आनंद गिरी ने खुद को आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित बताना चाहा। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर भी पेच फंसता दिखा। उनके सुसाइड नोट के हिसाब से वो चाहते थे कि बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी बने। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के करीबी कहे जाने वाले और निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज इस बात को सीधा सीधा मानने से बचते दिखे। उत्तराधिकारी का कोई प्रश्न ही नहीं है। उत्तराधिकारी तो हमारे बलबीर बने या हमारे अखाड़े का कोई और बने, हमें सब स्वीकार है। इतना ही नहीं, उनकी बातें सुनकर साफ पता चला कि वो सुसाइड नोट को सही नहीं मानते। देखो भैया, सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने नहीं लिखा, जबकि इसी सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी बनाने की बात लिखी है। और इसीलिए अब नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का मामला भी फंसता दिख रहा है। खबर है कि पुलिस ने इस बारे में भी आनंद गिरी से सवाल पूछे, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि उनका इस बात पर महंत नरेंद्र गिरी से कोई विवाद नहीं था और जब तक उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया वो मठ नहीं गए। खबर है कि उन्होंने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप भी गलत बताया और कहा कि महंत नरेंद्र गिरी उन्हें कभी परेशान नहीं लगे। कहा जा रहा है कि पुलिस आनंद गिरी के हरिद्वार के आश्रम से उनका मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर चुकी है और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इस मामले में नरेंद्र गिरी के सुरक्षा गार्ड और उनकी सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस वालों से भी पूछताछ हुई। सौभाग्य की बात यह कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या क्यों की, ये गुत्थी सुलझाने के लिए यूपी पुलिस ने 18 अधिकारियों वाली एसआईटी बना दी है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि के बाद उनके उत्तराधिकारी की गुत्थी और उलझ गई।
जबकि आमतौर पर संत और महंत जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं उस पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने पहले किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और सुसाइड नोट में उन्होंने जिसे अपनी गद्दी सौंपने की इच्छा जताई उस पर निरंजनी अखाड़े को भरोसा नहीं। इसलिए अब महंत नरेंद्र गिरी के बाघंबरी मठ और प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के अगले महंत का फैसला अखाड़े के बड़े साधु ही करेंगे। गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां के मजूरा इलाके में एक 3 मंजिला जर्जर इमारत को धमाके के साथ गिरा दिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका धूल से भर गया और कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। हालांकि इमारत को गिराने से पहले दमकल विभाग ने बिल्डिंग को तो खाली कराया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि आसपास से गुजर रही गाड़ियों को नहीं रोका गया, जबकि इमारत गिरा दी गई, जिससे वहां धुंध सी छा गई और लोग इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि इमारत को गिराने में सूरत महानगर पालिका और ठेकेदार ने लापरवाही बरती, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। सौभाग्य की बात यह कि सूरत की इस पुरानी बिल्डिंग में दमकल कर्मियों के क्वार्टर बने हुए, जिसे काफी पहले खाली कराया जा चुका था और अब सूरत मेट्रो रेल को जमीन की जरूरत थी, जिसके लिए दमकल विभाग की जर्जर इमारत तो गिराने का फैसला लिया गया, लेकिन बिल्डिंग गिराते समय सड़क के सिर्फ एक हिस्से में ट्रैफिक रोका गया था और धूल का गुबार उठा तो सड़क के दूसरी तरफ चल रही गाड़ियों के ड्राइवर कुछ समय के लिए बदहवास हो गए, जिसे सूरत नगर निगम के अधिकारियों ने गंभीर नहीं माना क्योंकि इससे कोई हादसा नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं के दाखिले पर बड़ा आदेश दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनडीए में इसी साल से महिलाओं को दाखिला मिलेगा। इसके लिए परीक्षा 14 नवंबर को होनी, लेकिन केंद्र सरकार ने नई नीति लागू करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा और कोर्ट को बताया कि सरकार मई 2022 से दाखिला शुरू करना चाहती, मगर अदालत ने कहा कि सरकार को और समय देना सही नहीं होगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। इससे पहले कोर्ट ने सेना में अफसरों की भर्ती के लिए होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा देने की इजाजत लड़कियों को दी थी। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक किसान ने गोभी की फसल के सही दाम नहीं मिलने का दावा करते हुए अपनी फसल नष्ट कर दी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें वो खेत में लगी फसल की ओर इशारा करते हुए सही दाम नहीं मिलने पर नाराजगी जताता नजर आया। 2 रुपये किलो जाऊ राहिली, रुपये काढीने बी रोप घ्यायली, काय परवडत सांगा बरं। इसके बाद तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक कुल्हाड़ी से खेत में लगी गोभी की फसल को देखते ही देखते नष्ट कर दिया। वो इस बात से भी खफा दिखा कि पहले तो बेहिसाब बारिश ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया और जो रह गई उसकी सही कीमत बाजार में नहीं मिल रही। लेकिन मुंबई में यही फूल गोभी बाजारों में 80 रुपए और पत्ता गोभी 40 रुपए किलो बिक रही है। बारिश की वजह से माल सड़ रहा है, इसकी वजह से क्या बजट ज्यादा भाग रहा है। मुंबई में फूल गोभी का भाव क्या है जानना चाहेंगे? 60 से लेके 100 रुपया तक। राज्य के कुछ हिस्सों में इस बार अनुमान से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से फसलें भी चौपट हो गई। यही वजह रही कि प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों की टेंशन बढ़ गई। इसी बीच राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे सामने आया और उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार जल्द ऐसे किसानों की सुध लेगी। किसानों को विनती करूंगा क्या 1-2-4 दिन का शायद यह तकलीफ होगी, इससे अपन सब मिलकर बाहर पड़ेंगे। किसानों को जो दाम मिलना चाहिए उसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि हम लोग जो फूल गोभी 80 से 100 रुपए किलो के भाव खरीद रहे हैं वो महाराष्ट्र के नासिक मंडी में किसानों को 2-4 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह समझ से परे है, क्योंकि फूल गोभी का सीजन तो अभी शुरू ही हुआ है और बाजार में इतनी फसल नहीं आ रही है कि उसकी डिमांड कम होने से रेट गिर जाए। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बेरोजगारी के मुद्दे